अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और सबसे पहले आज की अहम खबर ये है कि जो सबके लिए नई खबर तो नहीं है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी इस हद तक बढ़ गई है कि किसी की भी जानो माल की हिफाजत नहीं हो सकती। और एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में हना के इलाके में पेश आया। बलूचिस्तान के कोयटा के करीब एक जगह हना, वहाँ लेक भी बहुत मशहूर है वहाँ की, और वहाँ पे सतकज़ई कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली शीतल जो ख़ातून थी और सलमान कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द सनाउल्लाह ने आपस में शादी की। और ईद से 3 दिन पहले 40 दिन के वो उस इलाके से चले गए शादी के बाद। 40 दिन बाद ईद से 3 दिन कबल वहाँ वापस आए तो लड़की को और मर्द को दोनों को कत्ल कर दिया गया। और ये कत्ल गैरत के नाम पे किया गया है। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि हम इस्लाम का नाम लेते हैं लेकिन इस्लाम के मुखालिफ, जो इस्लाम के उलट, जो हमारी इस्लाम की जो तालीमात है उसके उलट काम करते हैं और धड़ल्ले से करते हैं और ये कह के करते हैं कि हमारा कबीला और हमारा कल्चर उसको हम इस्लाम से भी पहले रखते हैं। तो फिर आप मुसलमान होने का क्रेडिट ना लें और अपने कबायली होने का क्रेडिट लें, अपने पख्तून या बलोच या पंजाबी होने का क्रेडिट लें, लेकिन मुसलमान होने का क्रेडिट ना लें, क्योंकि ये सरासर इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ ये इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। और क्योंकि इस्लाम में औरत और मर्द को शादी की शर्त ये है कि औरत और मर्द की अपनी उसमें कॉन्सेंट ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो वो शादी नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उस शादी को रोका नहीं जाना चाहिए। इसकी मिसालें मैं इस्लाम की हिस्ट्री से इतनी दे सकता हूँ कि सुबह हो जाएगी, लेकिन वो मिसालें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन ये मिसालें उन्हीं के लिए हैं जिनका इस दिल इस्लाम के ऊपर है, सिर्फ बज़ाहिर हुलिया इस्लाम के ऊपर नहीं है। और ब्लास्फेमी के उस पे केस पे भी किसी वक्त हम बात करेंगे। लेकिन ये ख़बर अहम इसलिए भी है कि आज ही एक ख़बर और आई है कि 4 साल पहले इस्लामाबाद में कत्ल होने वाली नूर मुकद्दम के केस में अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अदालत ने, जो सुप्रीम कोर्ट से भी मौत की सज़ा के बाद अब उनके लिए अपील तैयार की जा रही है कि जो सदर ममलकत को दी जाएगी। और उस अपील की में ये इस्तदा की गई है कि ये नफ्सियाती मरीज़ हैं और लिहाजा उस नफ्सियाती मर्ज़ को तलाश करने के लिए पिम्स हॉस्पिटल का एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है। और देखना ये है कि वो ये सुपरिटेंडेंट अडाला जेल ने ये जो उनकी जानिब से पिम्स अस्पताल को जो ख़त लिखा गया था उसमें उन्होंने बोर्ड तश्कील दिया। देखना ये है कि ये जो मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़िर, और जिस पे सेशन कोर्ट ने, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सज़ाए मौत बरकरार रखी है, क्या ये अपने ख़ानदानी दबाव से या किसी और तरीके से इस सज़ा से बच निकलता है? तो फिर ऐसे वाक़यात जो बलूचिस्तान में हुए हैं ये जारी रहेंगे और इनको कहीं पे इन पे बंद नहीं बांधा जा सकेगा। तो सिर्फ सज़ाएँ नहीं, लेकिन साथ हमें अपने मुआशरे की तरबियत भी करनी पड़ेगी कि जो शिद्दत पसंदी हमने ख़ुद सिखाई है मीडिया के ज़रिए, और बहुत सारे उलमाए कराम उसमें शामिल हैं जो इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ कर रहे हैं, उनको भी समझाना पड़ेगा और उनको भी ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी सेनेटरी इंतखाबात, सब सियासी पार्टियाँ एक पेज पर। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रुकन कौमी असम्बली हैं। सेनेटर नासिर हुसैन भट्ट रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून। और हमारा आज का हॉट इशू होगा अगली जंग कैसे लड़ी जाएगी, जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने बयान दिया है और उन्होंने कंफर्म किया इंडिया के 5 जेट पाकिस्तान ने गिराए हैं। साथ उन्होंने ये कहा कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर पाकिस्तान ने जो किया है, हमने भी वही किया ईरान के ख़िलाफ़। इस पर बात करेंगे कि न्यू वॉरफेयर क्या है, और इसके लिए हमें एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब ज्वाइन करेंगे। और आज का एडिटोरियल होगा करप्शन का एहतसाब क्यों नहीं। हम सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सिर्फ एक ज़िले में 40 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई है, और हम देखते स्कैंडल दर स्कैंडल आते हैं। शुगर स्कैंडल आ गया, आज खबर आई है कि जो गंदम का स्कैंडल हुआ था केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उस पर बात करेंगे एडिटोरियल में। शुरू टॉप स्टोरी बैरिस्टर उमैर न्याज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सेनेटर नासिर हुसैन भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी वालेकुम सर। न्याज़ी साहब, ये बताइएगा कि आज जो कुछ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और कल इंतखाबात हो रहे हैं 21 जुलाई को, उसमें कहा यह जा रहा है कि पीटीआई ने जो अपोजिशन के साथ मुआहिदा किया है उसमें अपनी एक सीट लूज़ की है सेनेट की। आप मुत्तफ़िक़ हैं इस तजज़िये से?
नहीं, बुनियादी तौर पे देखें हमारा 93 का नंबर है और 53 का नंबर इन रिज़र्व सीटें जो तोहफे में दी गई हैं उसके बाद ऑपोजिशन, जॉइंट ऑपोजिशन का नंबर है। अगर उस हिसाब से अगर आप जनरल सीटें जो हैं 7 उनको डिवाइड करते हैं तो बेयर मिनिमल 22 वोट चाहिए। तो एट बेस्ट 22 वोटों के हिसाब से पीटीआई 4 जनरल सीटें निकालती हैं। कुछ इजाफी वोट बच जाते हैं जो कि अपने ही बंदों को दे के ज़्यादा उनकी पोजीशन सिक्योर की जा सकती है। बाकी जनरल सीटें देखें, अगर वही 93 का फिगर आप 2 में डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम पीटीआई एक ही रिज़र्व सीट निकाल सकती है, चाहे वो औरतों की हो या उलमा की हो। तो उस तनासब से तो 6 ही बनती हैं और उस तनासब से अपोजिशन की हिसाब किताब लगा लें, खींच तान के अगर अपोजिशन आपस में फेयर चलती है और अपने ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चॉइसेस देती है तो उनकी 3 जनरल सीटें निकलेंगी और 2 रिज़र्व निकलेंगी। अच्छा, जो आपके यहाँ पार्टी के अंदर इख्तलाफात हुए हैं और इरफान साहब हैं, आयशा हैं, वो कह रहे हैं हम तो इमरान खान के नज़रिए पे चल रहे हैं और हम तो खड़े रहेंगे इलेक्शन में। ये इस्टेब्लिशमेंट की सारी गेम है जिसको पोलिटिकल अपनी पार्टी लीडरशिप पे उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है। आप मुत्तफ़िक़ हैं इरफान साहब के और आयशा के इस मौक़िफ़ से? अच्छा देखें, अल्टीमेटली देखें चॉइसेस तो जिस तरह से कन्वे हुआ है कि जी इमरान खान साहब ने डिसाइड किया है। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी उनके साथ तवील मीटिंग्स की, बाद में उन्होंने अली अमीन के साथ भी मीटिंग 2 मेरे ख्याल से उनकी पेशावर में भी कराई गई हैं। मगर इस शायद बात का पार्टी यकीन नहीं दिला सकी कि शायद जो मिर्ज़ा अफरीदी साहब वाला टिकट है वो खान साहब ने ही ओके किया है, जिस वजह से जो है ना ये तनाव बरकरार है। तो मैं समझता हूँ ऐसे मौके पर जो है ना पार्टी देखें वर्कर्स ने भी एक स्टांस लिया हुआ है और स्टांस अगर आम पब्लिक के ओपिनियन से देखें तो वो एक ऐसा स्टांस है जो पार्टी वर्कर्स में रेजोनेट कर रहा है। तो ऐसे मौके पे जो है ना एक कदम दोनों साइडों को पीछे लेके दरमियाना हल इसका निकालना चाहिए था। तो दरमियाना हल क्या है आपके ख्याल में? दरमियाना हल इसका यही हो सकता था, देखें टाइम बीइंग के लिए जो है ना आप दोनों कैंडिडेट्स को पीछे कर लेते, आप तीसरे किसी को जो है ना गो हेड दे देते, क्योंकि और भी बीच में मौजूद थे। बाद में जब इमरान खान साहब से क्लैरिटी हो जाती तो यही सेनेट सीट उस बंदे से खाली करा के जिसको इमरान खान साहब ने कहा होता उसको इलेक्शन लड़ा देते। तो दोबारा इलेक्शन होते, फिर बाई इलेक्शन तो हो सकते हैं ना, हमारी तो अद्दी तादाद है, एक सीट पे अगर दोबारा इलेक्शन भी हो जाए तो उसमें क्या मुजाहिका था। मगर पार्टी के अंदर मुश्किल सा बीच का हालात बनी हुई है। हाँ, ये बात पार्टी के लिए मुश्किल हाल नहीं जो अब अच्छा, नासिर भट्ट साहब ये बताइएगा कि एक सवाल पूछा जा रहा है मुसलसल कि हुकूमत और अपोजिशन की किसी भी इशू पे बनती नहीं है, इकट्ठे मिलकर नहीं चलते, मिनिमम कॉमन एजेंडा नहीं बना सके, आवाम की बेहतरी के लिए, महंगाई कम करने के लिए, तेल और बिजली की कीमतें कम करने के लिए कोई कंसेंसस नहीं हो सका पॉलिटिकल पार्टी में। लेकिन जब अपनी असेंबली में या सेनेट में सीटों की बारी आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं बगैर किसी के कहे और इन मफादात के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए इकट्ठे हैं, लेकिन अवामी मफादात के लिए किसी भी बात पे इकट्ठा नहीं होते। ये इल्ज़ाम ठीक है जो सियासी पार्टियों पर अवामी हलकों से लगाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इमरान नियाज़ी साहब पता नहीं वो किस मुश्किल में पड़े हुए हैं, वो सच्ची बात नहीं कर रहे, कितने बेचारे परेशान हैं। क्यों नहीं बताते कि हमारे उधर करप्शन का ये आलम है कि एक बंदा पैसे ले रहा है 14 करोड़ रुपया। वो एक शिपली फराज है हमारे उधर सेनेट में है, उन्होंने कहा मैंने लिया 14 करोड़ लेकिन मैंने वकला की फीस दे दी है। इनका अपने ही बंदे एक दूसरे पे खुद इल्जामात लगा रहे हैं, हम नहीं कह रहे। तो बात यह है कि ये पीटीआई की असलियत है। और वो जो इनके है ना जो कहते हैं हम कागजात वापस नहीं लेते, वो भी ये सारा एक है। उन्होंने कहा जी आपने इससे पैसे ले लिए, हम कारकुन हैं, हमें पूछा जाए। अब आपका क्या ख्याल है जो जेल में बैठा इमरान खान है उसको नहीं पता है? वो सारा कुछ पता है, गंडापुर है, इमरान खान है, ये सारे मैं आपको बताऊं कि ये असल करप्शन ये खुद करते हैं। ये जो आपके सामने आपको नजर आ रही है, आपने बात की, ठीक कहा आपने कि ये अब तो हमारे साथ बैठने ही नहीं चाहते थे, अपोजिशन को ये देखना नहीं चाहता। अब अपोजिशन के साथ बैठ के सीटों के एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं और इनके अपने लोग इनके खिलाफ हुए तो कहते हैं फिर भी नहीं हम अपोजिशन की बात मानेंगे।
इधर देखें असेंबली में, कौमी असेंबली में 2 साल हो गए हैं, ये हर चीज पे ये कहते हैं देखो जी हम इनसे बात नहीं करेंगे, ये बात किसी और से करेंगे। अब केपीके में जफ्शन लगा के बैठे हुए, ये है ये ऐसे, इनका ये सियासी जमात नहीं है, इनका काम है सड़कों पे आना, कहते हैं कि पुलिस को शहीद करना, रेंजर्स को शहीद करना, अमन अमान की सूरत हाल को बिगाड़ना। अच्छा काम आपने कभी देखा नहीं होगा पीटीआई के किसी कारकुन, कहते हैं ना जब इमरान खान जो बंदा ज्यादा बदजुबानी करता है उसको बुला के शाबाश देता है, ये है पीटीआई का रवैया। आज ये ओपन हो रहे हैं सामने हर चीज, और ये अपने दूसरे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम सियासी जमातें अगर कहते हैं ना अपोजिशन इल्जाम लगा रही है हुकूमत, तो बात है, ये खुद इनकी हालत देख लें। आज आज इनकी हालत यही है। मेरा बट सब सवाल ये है कि आपने बात की है कि ये किसी बात पे आते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं, तो अभी आपने ने कौन सी मिठाई दिखाई है कि आपके साथ आके बैठ गए हैं और इस पे एक मुआहदा भी कर लिया और उसके साथ स्टिक भी कर रहे हैं उस मुआहदे के साथ, कल भी कह रहे हैं कि कल भी हम उस मुआहदे पे कायम रहेंगे जब कल इलेक्शन होंगे। ये कैसे किया आपने, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये अफरीदी है मिठाई देने वाला, और लोग हैं मिठाई देने वाले। ये जब पैसा का होता है ना, पैसा उस पे फिर पीटीआई कोई कहते हैं कि किसी के साथ वो फिर वो इस पे कंप्रोमाइज करती नहीं। आप देख लें, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। आप मुझे बताएं कि करप्शन के खिलाफ खड़े होने वाला, कानून की पासदारी करने वाला क्या कर रहा है। इनको कहा गया कि हल्फ लें, मखसूस नशिस्तों वालों से इन्होंने हल्फ नहीं लिया है, कि वज़ीर आला ने कहा मैंने नहीं लेना, जो मर्जी आप कर लें। अब गवर्नर को जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप हल्फ ले लें। अब ये उधर तैयार है, हर चीज कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पता है जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है उसमें अगर ये पीछे हटेंगे तो इनकी चीजें यहाँ होंगी। ये करप्शन है, हर तरफ इनका यही हाल है। इमरान खान और उसका टोला ओपन हो रहा है कि ये क्या करे। कानून के लिए कोई चीज नहीं है, ये अच्छा, कहते हैं ना जी कानून की पासदारी। ठीक है, ठीक, कानून के लिए कोई चीज आपके सामने है। अफरीदी साहब का आपने जिक्र किया, भट्ट साहब आपने अफरीदी साहब का जिक्र किया कि उन्होंने तो ज़ाहिर टिकट, उन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने टिकट के लिए पैसे दिए, पीटीआई के टिकट के लिए, फंडिंग की पार्टी की। तो क्या ये जो आपकी ज़ाहिर है तमाम सियासी जमातें अपोजिशन में हैं केपी में, तो इन जमातों को भी कोई मिठाई खिलाई है उसने अफरीदी ने, या आप लोग क्यों हैं, क्या वजह थी हुकूमत अपोजिशन के साथ बैठ के वहाँ तय किया है? नहीं देखे ना, हमारा तो कोई कंसर्न तलक नहीं है ना। पीटीआई ने उनको टिकट दिया है, पीटीआई से उनके तल्लुकात बढ़े हैं। वो गंडापुर के उनसे तल्लुकात हैं, वो जो अपना हमारा वो सेनेटर है उनके साथ उनके तल्लुकात हैं। बता दे पैसा बटा है तो सारा कुछ हो रहा है ना। जब देखें सुबह सिंध में केपी के सरहद सुबह सिंध बलोचिस्तान और पंजाब में बैठ के सीट एडजस्टमेंट हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। और हम ये करप्शन के खिलाफ था कि हम करप्शन के खिलाफ है, सीट एडजस्टमेंट होगी तो किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा कि बोलियां लग रही है। अब कौन बोलियां लगा रहा है? ये केपीके में ये लगा रहे हैं, हुकूमत इनकी है। ये उनको अपने बंदों को नहीं बिठा रहे, उनको बंदों को ये बिठाना चाहते ही नहीं, क्योंकि फिर इनका वो चीज जो खत्म हो जाती है। आप देखेंगे कि जब कल इलेक्शन होगा तो जिसके डब्बे से जो उनके बंदे हैं उससे अगर वोटें निकली तो फिर करप्शन कौन कर रहे हैं? आप मैं इंतजार कर लें एक दिन का। ठीक, न्याज साहब ये जो अभी भट्ट साहब ने कहा है कि डिब्बों में से कल वोट निकलेगा तो फिर करप्शन कौन कर रहा है, ये बताएं। और दूसरा ये कि कैसे ये हुआ, मुमकिन कैसे हुआ है, क्योंकि और किसी मामले पे पीटीआई हुकूमत के साथ नहीं बैठती, इस सीटों के मामले पे घी चक्कर हुए हैं दोनों। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ अवामी मुफाद में क्यों नहीं होते? अच्छा देखिए, सेनेट इलेक्शन में ऑलरेडी ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि अपोजिशन गवर्नमेंट बैठ के कर रही हैं। परवेज़ इलाही दौर में आपने देखा सेनेट इलेक्शन हुआ, इसी तरह सीटें तकसीम की गई थी। जब ये बैरिस्टर सेनेटर अली ज़फ़र इलेक्ट हुए थे तब भी वो बिला मुकाबला हुआ था। उसके बाद रीसेंट टाइम्स में जब हमने 2 सीटें निकाली हैं तब भी बिला मुकाबला ही हुआ। हमने इसी तरह से चीज़ों को डिसाइड किया। मकसद क्या कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। और जो ये कह रहे हैं ना दूध के धुले हुए जो टिकट नून लीग और पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, तो उनके कैंडिडेट कौन है ये इनसे पूछ लें डिटेल, ठीक है, और वो किस बुनियादों पे दिए गए हैं। चले मैं उनके किरदार पे ज़्यादा कीचड़ नहीं उठाता, मगर ये सारों को पता है कि सारों को पता है किधर से गए हैं। नहीं, कौन से कारकुन बात है किधर से। देखें, जो आपने किसको टिकट दिया है, जो अपोजिशन लीडर कौन है, ठीक है ना, अमीर मकाम साहब कौन है, आगे नून लीग के पास और कोई बंदा नहीं बचा था, ठीक है, वहाँ से टिकट देने के लिए। पीपल्स पार्टी ने जिसको टिकट दिया पिछली दफ़ा जेयूआई का सेनेटर रहा है,
नहीं, कारकुन है तो फिर एक ही खानदान में सारे कारकुन है तो पता चल जाता है कि नून लीग कितनी मकबूल है और कितनी बड़ी जमात है। ये तो नहीं, ये वो इंटरनल मसला हो गया वहाँ फिर कोई। अच्छा नहीं क्यों, नहीं बाहर की बात नहीं, देखें ओवरऑल फेयर असेसमेंट दे ना, आप बताएं कि आपने किस यार्ड स्टिक पे टिकट दिया है, क्या उधर और कोई कारकुन आपका किसी ज़िले में नहीं है, क्या एक ज़िले में सारी मुस्लिम लीग नून महदूद हो गई है, क्या नौशेरा ये वैलिड पॉइंट आपका न्याज़ साहब, लेकिन सवाल ये था कि अगर सियासी मफादात के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो सकती हैं, अवामी मफादात के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी क्यों नहीं होती? सवाल मेरा ये है। और खास तौर पे पीटीआई कह रहे हैं नहीं आती। देखे हैं जो बिल्कुल देखें अवामी मफादात के लिए वही इकट्ठे होंगे जो अवाम के वोट से आए होंगे, जो अवाम के वोट से नहीं आए होंगे वो फिर एकनेक में अप्रूवल देंगे कि आज मुल्क से चीनी बाहर भेज दो, और चीनी बाहर भेजी जाएगी और दबा के पैसा बनाया जाएगा। जब 1 रुपया चीनी बढ़ेगी 2 अरब रुपए मिलों वालों के बनेंगे, फिर मिल के उन्हीं से दोबारा अप्रूवल दी जाती है, चीनी इंपोर्ट की जाएगी। जब अवामी मफाद ना हो और आपको बिठाया जाए तो फिर आप इंडोर्स करते हैं। जब किसान का कत्लेआम करने के लिए गंदम इंपोर्ट की जाए, 2200 अरब रुपए का नुकसान किसान का करना हो, फिर आपको नहीं दुखता क्योंकि आपको पता है आपने किसान से वोट ही नहीं लेना, आपका तो मामला कहीं और से चल रहा है। फिर जब इंटरनेशनली थोड़ा सा एक ग्लिच आए पेट्रोल की प्राइसेस में, ठीक है, आप बजाय इसके कि आप लेवी को कम करें, आवाम को रिलीफ दें, मगर क्योंकि आवाम ने आपको वोट ही नहीं दिया तो आपको उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। आप से 1 महीने के अंदर 18 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हो और 30 रुपये डीजल बढ़ाते हो, और फिर आपको ज़रा बराबर शर्म भी नहीं आती। जो आपने 2020 में ट्वीट किए हैं कि 1 रुपया पेट्रोल बढ़े तो समझो उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। अब मसला ये है कि मुल्क हवाले ही चोरों के कर दिया गया इस हाइब्रिड निज़ाम में, तो अवाम किधर जाए? ये सारे मसले आपके सामने, बाकी जहाँ बातें करते रहे उनके साथ ऐसे मुआहदे करके गए जिस जगह हम खड़े हैं। गए हुए अरसा कितना हो गया है? आज 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। देखिए आपने 10 रुपये पेट्रोल सस्ता करके कहा अब हिसार से बाहर निकले, देखे ना आप गुजर गए। देखिए 3 साल में आपने क्या मैनेजमेंट की है। देखिए जिसके लिए हम आज पूरा पाकिस्तान इसमें 1.5 करोड़ आबादी को आपने धकेल दिया है सतह गुर्बत के नीचे। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। देखें इतना जुल्म ना करें लोगों पे। देखें इमरान खान जो आप कह रहे हैं ना लैंड माइन नहीं लगा के गया, लैंड माइन ये आप आज लगा रहे हैं, और ये लावा इतने बुरे तरीके से फटेगा। श्रीलंका में तो हसीना वाजिद को भागने का मौका मिला था, आपको भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। एक सवाल है, मैं दोबारा उसी मौजू पे आना चाहता हूँ। 3 सालों में न्याय साहब ये बताइएगा कि जो आपने इल्ज़ामात लगाए हैं इस हुकूमत पे और जो इनके काम है, आपने शुगर स्कैंडल का जिक्र किया, वीट स्कैंडल का जिक्र किया, इंतखाबात का जिक्र किया कि क्वेश्चनेबल इनके पास मैंडेट है, तो एक मिनट, तो आप फिर इनके साथ इस खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की सीटों पे बैठ गए हैं इन्हीं के साथ जिन पे ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरे मामला पे आप इन पे कहते हैं कि ये काम करते हैं इसलिए हम इनके साथ नहीं बैठते। ये आपके ख्याल में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं। देखिए सेनेट में जो चीफ मिनिस्टर का ऑब्जेक्टिव है कि हॉर्स ट्रेडिंग को अवॉइड किया जाए, और जो चीज़ को सेटल किया गया है बज़ाहिर जो इम्प्रेशन है कि खान साहब ने ये टिकटें दी गई हैं उस पर लोगों का ख्याल है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग को अवॉइड किया है, लेकिन पार्टी लीडरशिप को पैसे लगा के तो बात बन गई है। आप पार्टी लीडरशिप पैसे लेके ये सेनेटर बनाएगी, ये तो वक्त बताएगा। देखें वो बिल्कुल ठीक है। देखें अगर इस तरह की बात हुई, ऐसी बात कभी छुपती नहीं है। देखें ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो देखें अगर 3 आपके वर्कर्स ने स्टैंड ले लिया है ना, और स्टैंड लिया उन्होंने किसी बात पे स्टैंड लिया है। देखें टाइम ने अगर ये साबित कर दिया कि बाकी पैसा इन्वॉल्व है, वर्कर के साथ है या अफरीदी के साथ है? आप वर्कर के साथ हैं या अफरीदी के साथ हैं? मेरा जो ओपिनियन है, देखिए मैं तो हमेशा समझता हूँ ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस बिलियनियर्स का क्लब भी नहीं होना चाहिए। जो आपने जितने बिलियनियर्स इस वक्त सेनेट में इकट्ठे किए हैं बुनियादी तौर पर हर जमात के बिलियनियर्स बैठे हुए हैं। देखें हर ने इसको एक्सप्लॉइट किया है। जो भी बड़ा स्मगलर है, जो बड़ा टैक्स एवेडर है, वो सेनेट में पहुंच जाता है। तो आप जवाब देना, आपने क्यों उनको टिकट दिया? फिर आपका है ना, आपकी जमात है, आप किसके साथ है ये बता दें। आप अफरीदी के साथ है या कारकुनों के साथ है?
देखिए बट साहब इस बात को मेरा ख्याल है ज्यादा ना फैलाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो उन्होंने अगर आपसे पूछ लिया कि आप कारकुनों के साथ हैं या अमीर मुकाम के साथ हैं, तो फिर क्या जवाब देंगे आप? नहीं नहीं, देखें ना व्हाट्सएप, देखें आपको पार्टी ने सेनेट का टिकट दिया था ना, आपको नेशनल में नहीं दिया गया था, आपको सूबाई टिकट पे ही आपके रोलापिंडी में बन गया था ना। देखिए पार्टी ने आपको मोबिलाइज किया, देखिए पार्टी ने आपको मोबिलाइज किया एज ए वर्कर करके। इसी तरह वर्कर्स को सामने आना चाहिए, ना कि आप जो है ना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े माफियाज को पकड़ के एडजस्ट करें। अपर हाउस का ये मतलब नहीं है कि आप को वहाँ पास कर दें। बट साहब इसका फैसला नहीं हो पाएगा, तो हमारे पास न्याजी साहब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है प्रोग्राम, अभी हमने ब्रेक पे जाना है, तो ब्रेक से वापस आएंगे। हॉट इशू, अगली जंग कैसे लड़ी जाएगी, और हमारा आज का हॉट इशू होगा अगली जंग कैसे लड़ी जाए। हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने, दिफाई तजज़ियाकार हैं, और उनसे हम बात करेंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल कहा कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर पाकिस्तान ने उसमें इख्तियार किया, और फिर उन्होंने साथ ये कहा कि अमेरिका ने भी इसी न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर के ज़रिए ईरान पे जो रिसेंटली हमला किया था वो भी इसी तरीके से किया था। तो ये मिसालें दी जा रही हैं इस एयर वॉरफेयर की जो 6 और 7 मई की रात को हुआ, और जिसमें तकरीबन 150 तैयारों ने हिस्सा लिया दोनों तरफ से। दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जंग इसको कहा जा रहा है, और दुनिया की एयरफोर्स की अकेडमीज़ में ये पढ़ाई जा रही है। इसमें हम बात करेंगे, और साथ ये भी देखेंगे कि जो ट्रंप की स्टेटमेंट है उसके बाद से मोदी के खिलाफ तनकीद का एक तूफान आया हुआ है इंडिया में, और कांग्रेस पार्टी तो बाकायदा ट्रोलिंग कर रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और उनको कह रहे हैं, उनके कार्टून बनाए जा रहे हैं, साथ कहा जा रहा है कि उनको तो उनके दोस्त ने ही मरवा दिया, दोस्त वो डोनाल्ड ट्रंप, और उनको वो कह रहे हैं कि मेरी पोल क्यों खोलते हो। खैर ये तो इंडिया का अपना मसला है कि वो मोदी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, ये सच के रास्ते पे। चिश्ती साहब ये बताइएगा, जो उन्होंने ज़ाहिर हमने जेट तैयारों की तो तस्दीक हो गई अब उनकी तरफ से भी, लेकिन उन्होंने एक बात की कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, ये बताइएगा अगली जंग का भी खदशा इंडिया से जाहिर किया जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो 6 और 7 मई की रात को हुआ तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स ग्राउंड करने के बाद उन्होंने कहा जो हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम थे उनको दूर किया, और हमने जो कुछ किया था उन्हें समझ आ गया। अगली जंग में हम यही फॉर्म ऑफ वॉरफेयर होगा या कुछ नया होगा? बहुत शुक्रिया अफसार साहब से इनवाइट करने का, और मैं खुश हूँ कि आपने ये लफ्ज पिक किया है। मैं कल से मीडिया के साथ हूँ, और यहाँ पे अभी क्योंकि मैं कनाडा में हूँ कुछ लेक्चर्स के सिलसिले में, तो पाकिस्तानियों से भी मिल रहा हूँ यहाँ पे टॉक्स वगैरह, और कल से कुछ चैनल्स भी पैरेलल कर रहा हूँ। लेकिन ये पहली दफा आपने ये लफ्ज सही पिक किया है कि न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। देखिए न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर एक एक्नॉलेजमेंट है दो तरीके की। एक तो उन्होंने ये बताया कि जिसने भी न्यू फॉर्म, दोनों इंडिया पाकिस्तान में से पाकिस्तान ने न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने की है, जिसने बहुत प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय किए। दूसरा उन्होंने अमेरिका से रिलेट किया, ये बहुत बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट ही मैं इसको लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह टेक्नोलॉजिकली न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर हमने अप्लाई किया, इस जंग में भी इस्तेमाल किया गया। हिंदुस्तान का आप देखिएगा कि कुछ अरसे में सारा जब और ज्यादा डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने निस्बतन पाकिस्तान की निस्बत कन्वेंशनल वॉरफेयर पे बिलीव किया है। वो सिर्फ बड़ा पैकेज लेकर आए थे, वो समझते थे कि हमारी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो हम डोमिनेट कर लेंगे, लेकिन अब सिर्फ नंबर से डोमिनेट नहीं होती एयरफोर्स, एयर पावर या एयर मैनेजमेंट जो होती है, एयर सुपीरियरिटी जो गेन करना चाहते हैं, सिर्फ नंबर से नहीं होती। आपने एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है, आपने दुश्मन को की ओरिएंटेशन को डीजनरेट करना होता है, डिसओरिएंटेट करना होता है, कंफ्यूज करना होता है, स्पूफिंग करनी होती है। तो ये बहुत बड़ा एक वे फॉरवर्ड है, और एक कॉम्प्लीमेंट है, और एक एक्नॉलेजमेंट भी है। कमिंग टू योर पॉइंट जो आपने कहा कि जी 5 जहाज मार गिराए और मोदी डिनायल मोड में है, एब्सोल्युटली। मैं भी कल से कुछ इंडियन मीडिया को फॉलो कर रहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने, ट्रंप ने नाम तो नहीं लिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, सिर्फ 5 जहाज के। तो मैं थोड़े स्माइल, कल मुझे कोई पाकिस्तानी कुछ मिले एक इवेंट में जब मैं लेक्चर दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी ट्रंप ने आपका काम आसान कर दिया। मुझे उन्होंने कहा वो इसलिए कि आप इतने अरसे से कन्विंस कर रहे हैं लोगों को, तो ट्रंप ने कह दिया। तो मैंने कहा जी डिनाइल का तो या डिल्यूजन एक फिनोमेना है जिसके अंदर आप समझते हैं कि जो मैं समझ रहा हूँ वही ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान की हुकूमत खास तौर पर, उनकी एयरफोर्स तो शायद मान जाए, लेकिन उनकी गवर्नमेंट इस वक्त डिल्यूजन मोड में है, जिसमें समझते हैं कि जो वो समझते हैं, जो वो करते हैं वही ठीक है, तो उसके अलावा कोई चीज ठीक नहीं है। लेकिन आपके व्यूअर्स ज्यादातर शायद यंग होंगे, आप देखिए क्रिकेट मैच में भी जब एक बॉलर बॉल करके विकेट लेता है, वो छलांग मार के क्लेम करता है कि मैंने विकेट उड़ाई है, फिर अंपायर उंगली खड़ी करता है। ये वो भी अपना राइट समझता है, या एक किस्म का फर्ज समझता है कि मैंने क्लेम करना है।
अब जब आप इतना क्लेम ही ना करें तो आप बाद में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट कह दें तो आप कहें कि नहीं, वो जो पाकिस्तान ने अवार्ड किया था वो हमने अवार्ड किया, हमें अवार्ड मिलना चाहिए। अजीब कंफ्यूजन स्टेट में रखा हुआ है। मैं तो कल से कह रहा हूँ कि इनको ग्रेसफुल एग्जिट जिसको कहते हैं ना, अब सर साहब हम फाइटर पायलट्स को ना लड़ना भी सिखाया जाता है और एक एग्जिट भी सिखाया जाता है कि लास्ट मिनट आप फंसे हैं तो आपने डिसएंगेज करके कैसे कम बैक करना है। तो कम बैक करने के लिए ग्रेसफुल एग्जिट करना पड़ता है जंग से। तो इनको एग्जिट करने का सोचना चाहिए कि काफी हो गया, कौम को इन्होंने हाइप पहले क्रिएट कर दी, कामयाबी नहीं हासिल हुई, उसके बाद लोगों ने आपसे एक्सपेक्ट किया, वो नई एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, आपने पाकिस्तान को सबक सिखाना था वो नहीं सिखा सके। मेरा ख्याल है कम से कम वो बाकी बातें नहीं मानते तो इनको जहाजों की हद तक मान देना चाहिए ताकि हम आगे चले, लेके बजाय हम बीट अप करते रहे। और कुछ अरसे बाद वैसे ही कुछ जर्नलिस्ट जब पहुंचेंगे जो आजाद किस्म के हैं, उन्होंने एक एक डाटा निकालना है, अभी भी ऑलमोस्ट आ गया हुआ है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, नॉट अ मैटर ऑफ सर्टेनिटी है कि नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अच्छा, ये फरमाइएगा, मैंने पूछा था अगली जंग कैसे लड़ी जाएगी, जो अभी बात हुई है कि उनको समझ तो आ गया ना इंडियंस को कि हमने क्या किया, अगर उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया तो हम क्या करेंगे अगली बार, कि नया सरप्राइज होगा? जी बिल्कुल ठीक है, आपने पॉइंट आउट किया और मैं इस पे ऐड ये करना चाहूंगा कि मैं आने से पहले भी पाक फिजाइया के इसी साइबर कमांड से में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ जिन्होंने ये जंग लड़ी थी कनाडा आने से पहले। तो मैं प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ कि वो बिल्कुल रुके हुए नहीं है, वो नए सरप्राइजेस की बातें कर रहे हैं, वो नई इनोवेशंस की बातें कर रहे हैं। तो ये ऑनगोइंग थिंग है। जब मैं नौजवान अफसर था, मैंने पहली दफा कंप्यूटर खरीदना था, तो मैंने किसी से पूछा कि कंप्यूटर कब खरीदूं, तो उन्होंने कहा द बेस्ट टाइम टू बाय कंप्यूटर इज टुमारो, जिसका मतलब है जो आज कंप्यूटर है वो ऑब्सलीट हो चुका है, आपने कल वाला कंप्यूटर जो कि आउटडेटेड हो जाएगा। हाँ, यस, आउटडेटेड हो जाएगा। तो हमारा भी इसी पे बिलीव है, जो हमारे नौजवान ऑफिसर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, वो आउटडेटेड है, तो वो इस पे लगे। अच्छा, अगर आपने ठीक 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 वो सरप्राइज देंगे। ये बताइएगा, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, आउटडेट होने की बात की है, तो आपके ख्याल में F-16 और J-35 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो F-16 तो आउटडेटेड नहीं हो गए? नहीं, देखिए सर साहब, हर जहाज की अपनी अपनी एक कंट्रीब्यूशन या एक रोल होता है वॉरफेयर का। इसमें कोई शक नहीं है कि J-10C के आने के बाद जितनी मिसाइल की रेंज है 200 किलोमीटर प्लस, उसकी F-16 के मिसाइल की उतनी रेंज नहीं है। लेकिन हम ऐसी एयरफोर्स हैं जो ये नहीं अफोर्ड कर सकती कि अगर हमारे पास 400 जहाज हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फर्ज किया कम अज कम, तो हम 400 के 400 J-10C रखेंगे। अब आप देखिए MiG-21 इंडिया उड़ा रहा है, MiG-21 70 साल पुराना जहाज, अब उनके लिए ये आउटडेटेड नहीं हुआ। हमारा F-16 42 साल में आए हुए, और वो भी F-16 है जो अपग्रेड होता रहता है। तो जंग में ये नहीं होता कि टॉप ऑफ द लाइन सारे उड़े, बहुत सारे जहाजों ने मुख्तलिफ रोल प्ले करने होते हैं। इस जंग में भी पाक फिजाइया ने F-16 को भी इम्प्लॉय किया है, मिराजेस को भी इम्प्लॉय किया है, JF-17 थंडर को भी किया, और J-10C का तो आपको पता ही है। तो ये सारे जहाजों की, जिसको कहते हैं ना, इंटीग्रेशन होती है, ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, किस जहाज ने डिफेंसिव रोल प्ले करना है, किसने ऑफेंसिव रोल प्ले करना है, किसने प्रोटेक्शन देनी है, अगर हमारी कोई स्ट्राइक जाएगी तो F-16 साथ जाएगा। तो हर जैसे आपने नोट किया होगा, S-400 हमारे JF-17 थंडर ने तबाह की। अब अगर हमें ये सवाल किया जा सकता था कि J-10C क्यों नहीं किया या फलां जहाज क्यों नहीं किया, तो हमने टेलर मेड किया हुआ स्पेसिफिक रोल्स के लिए कि इस जहाज के लिए बेस्ट रोल ये है और इस जहाज के लिए ये बेस्ट रोल है, इस तरह एम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो अभी आप कह रहे थे इंडिया और मोदी, खासतौर पर मोदी हुकूमत डिनाइल में है और उनकी एयरफोर्स तो शायद मान जाएगी, तो अब 70 दिनों में 24वें बार ट्रंप ने ये बात की है कि मैंने जंग बंद करवाई और बहुत नुकसान हो रहा था और तजारत के नाम पे करवाई। तो इंडिया के अंदर से प्रेशर बढ़ गया है मोदी पे, और ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी ने बहुत प्रेशर डाला है, और राहुल गांधी ने तो कहा भी है कि सच बोलें आप, कौम को सच का पता चलना चाहिए। आपके ख्याल में ट्रंप ये बार बार बात क्यों कर रहे हैं इंडिया के बारे में? 24 बार 70 दिनों में कहना, उनका इसका जिक्र करना सिग्निफिकेंट तो लगता है। जी, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कि बनता है, और मेरा ख्याल ये है कि एक्चुअली उनको, जो अमेरिका को अब रियलाइज हो गया है कि इंडिया ने किस तरह एक्सप्लॉइट किया है, वेस्ट को भी, अमेरिका को भी, रशिया को भी और बाकी मुल्कों को भी। अलायंस आपने रखी, पहले सोवियत यूनियन के साथ होती थी इंडिया की अलायंस, सारा का सारा वेपन जो वो चाहते थे उस वक्त सोवियत यूनियन की इन्वेंट्री पर होता था, वो इंडिया के डिस्पोजल पर होता था। बाद में जब अमेरिका सोल सुपर पावर रह गया तो इंडिया ने ओवरऑल अलाइनमेंट अमेरिका की तरफ कर ली कि हम आपके साथ भी चलना चाहते हैं। और आप नोट करें कि फिर यूरोप और ब्रिक्स के थ्रू और PCO के थ्रू बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को इंडिया इकट्ठा ज्वाइन कर रहा है। अमेरिका को ये समझ आना शुरू हो गई है कि पॉसिबली इंडिया सेल्फ गेम खेलता है
और एक्सप्लॉइट करता है अपनी पोजीशन को और माइट होने को। जो ट्रेड आपने कहा वो ट्रेड देख लेते हैं। और जंग रोकने का आपने नोट किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि मैंने इंडिया को कहा पाकिस्तान को कि ट्रेड करो और वरना ट्रेड बंद कर दूंगा। पाकिस्तान का अमेरिका के साथ सालाना ट्रेड सिर्फ 10-11 बिलियन का है, हिंदुस्तान का 155 बिलियन डॉलर का है। आप इमेजिन करें तो 155 बिलियन डॉलर मुल्क वाले को बहुत ज्यादा फिक्र होनी चाहिए अगर अमेरिका बंद कर दे या कम कर दे ट्रेड। एक तो वो है। दूसरा उनको गुस्सा मुझे लगता है वो ये है अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्रिक्स की वजह से। आपने नोट किया होगा कि जिसमें ये ब्राजील, इंडिया और चाइना और रशिया और बाद में साउथ अफ्रीका शामिल हुए। गुस्से का मैं क्यों साबित कर सकता हूँ कि उन्होंने इवन साउथ अफ्रीका को थ्रेट किया था कि यूनाइटेड नेशन से इसको निकाल देना चाहिए, और कल परसों ने फिर थ्रेट किया कि अगर ब्रिक्स समझती है कि मेरे डॉलर को, हमारे डॉलर को इफेक्ट कर लेंगे और अमेरिका के खिलाफ कोई महाज बना लेंगे तो मैं ये कभी नहीं बनने दूंगा, बल्कि और ज्यादा टैरिफ इंपोज करूंगा। तो एक्चुअली उनको पता है कि फाउंडिंग मेंबर है इंडिया ब्रिक्स का, उनको ये गुस्सा है कि इंडिया डुअल गेम नहीं, ट्रिपल गेम खेल रहा है, वो हर अलायंस में चला जाता है और अगर कोई क्लैश करता है दूसरे अलायंस के साथ तो वो उसके खिलाफ चला जाता है। तो ये गुस्सा मुझे लगता है ये वो निकल रहा है बुनियादी तौर पर। और थ्रेटनिंग जो साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क उन्होंने किस वजह से किया, सिर्फ ब्रिक्स की वजह से कि हम तुम्हें एक्सपेल करा देंगे यूनाइटेड नेशन से। तो इनडायरेक्टली अमेरिकन एम्बेरस आपने नोट किया होगा। और डे बाय डे मेरा लास्ट पॉइंट इस पे ये तक होगा इस सवाल पे कि अभी भी टाइम है कि इंडिया रियलाइज कर ले, बिकॉज इससे पहले कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगली दफा जहाज भी बता दे कि इंडिया के गिरे और ये भी बता दे कि सीज फायर में पहले मेरे पास इंडिया आया था, तो वो और ज्यादा शायद एम्बेरसमेंट उनके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें तो अच्छा है कि अगर इंडिया भी ना ही माने, ढीठ बन के खड़ा रहे, तो ये फ़ायदा तो होगा कि उनको भी और हम उनकी कौम को भी और पूरी दुनिया को भी सच मालूम हो जाएगा। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कंक्लूजन में कि ब्रिक्स का जो मामला है वाकई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2026 में ब्रिक्स की सदारत जो है वो इंडिया के पास आ रही है। इंडिया कोशिश कर रहा है कि 2 कश्तियों में सवार रहे और ब्रिक्स का मेंबर भी रहे, G20 का भी रहे, और चाहता है ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में वो ब्रिज बने। लेकिन ऐसा 2 कश्तियों में सवारी करने वाला अक्सर दरमियान में गिरता है। तो इंडिया को ये डिसाइड करना है कि रीजनल ब्लॉक में आना है उसने, या अमेरिका का और मगरिब का उसने कॉलोनियलिज्म को आगे लेके चलना है। बहुत शुक्रिया कमांडोर खालिद चिश्ती साहब हमसे बात करने का। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल करप्शन का एहतसाब क्यों नहीं। और वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। एडिटोरियल तो इस बात पे होना चाहिए था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज बर्मिंघम में एक क्रिकेट मैच था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी टीमें पूरी दुनिया की बनी हुई हैं, और उसमें जो भारतीय इंतहा पसंदी है, हिंदुत्व का नज़रिया वहाँ खेलों के अंदर घुस चुका है और क्रिकेट टीम को भी वो वायरस लग चुका है। वहाँ 5 प्लेयर्स ने इंडिया के पहले कहा कि हम खेलने से इनकार करते हैं अगर शाहिद आफरीदी पाकिस्तान की तरफ से खेला, बल्कि अगर वो ग्राउंड में भी आया तो उसके बाद से वहाँ पे एक मसला शुरू हो गया और मसला चलता रहा और फिर आखिरकार ये हुआ कि ये मैच कैंसिल करना पड़ा और इस मैच के पाकिस्तान को कोई पॉइंट्स भी नहीं मिले जो कि मिलने चाहिए थे। लेकिन बताना यहाँ पे सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि इंतहा पसंदी जो है मोदी ने और उसकी बीजेपी ने और आरएसएस ने इंडिया की तमाम पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा गहरी कर दी है, इतनी ज़्यादा डाल दी है कि अब वो कई दहाइयाँ लगेंगी उसको निकलने में। और जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच एक यादगार होते थे वो भी शायद अब ना हो सके। एडल हमें इस पर करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान में स्कैंडल्स इतने हैं कि एक स्कैंडल से आंख उठाते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है। जैसे कि अभी हम चीनी की कीमत 200 रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। पिछले साल 7.5 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करने से मुल्क में चीनी की किल्लत के बायस अब चीनी इंपोर्ट की जा रही है। एक्सपोर्ट में भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है माफिया ने पैसे बनाए, अब इंपोर्ट में भी वो माफिया पैसे बनाएगा। लेकिन ऐसे स्कैंडल्स हर साल जन्म लेते हैं, उस पर कुछ नहीं होता, कार्रवाइयाँ नहीं होती, सिर्फ मीडिया पर खबरें आती हैं और लोग पैसे बना के घर चले जाते हैं। और जैसा कि 2023-24 में 300 अरब रुपए का एक गंदम स्कैंडल भी सामने आया था जब इस मुल्क में निगरान हुकूमतें थी इलेक्शंस के लिए, और उसमें अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस गंदम स्कैंडल की तस्दीक कर दी है और जितना नुकसान हुआ है उसको भी। लेकिन ये इसके मुताबिक ये दरामद उस वक्त की गई जब मुल्क में 40 लाख मैट्रिक टन का ज़ख़ीरा मौजूद था। उस साल गंदम की पैदावार भी 3 करोड़ 14 लाख मैट्रिक टन थी। तो सवाल ये है कि ये जो स्कैंडल दर स्कैंडल आते हैं इनका एहतसाब अगर होगा तो अगला स्कैंडल आने से रुकेगा, वरना इस कौम को भी आदत हो गई है कि महंगी चीज़ें भी खरीदें, स्कैंडल की खबरें भी आएँ और फिर उन पर कुछ कार्रवाई ना हो। तो देख लें आगे बढ़ना है या मज़ीद स्कैंडल। खुदा हाफिज़।